जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे और साथ ही सभी परीक्षा में लगातार ये सारे प्रश्न जो है इसको पूछा जाता है और विशेष करके बिहार डीएलएड परीक्षा को लेकर के ये सारे प्रश्न जितने भी हैं ये महत्वपूर्ण है और लगातार हर एक परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर जो परीक्षा आपका हुआ है उसमें ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और मॉक टेस्ट आपको लगाना है कि आपका जो स्कोर कितना आ रहा है और कमेंट करके आप बताएंगे कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है। और साथ ही आपको हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है और जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी क्वेश्चन आता है, पीडीएफ आता है, वो सारा जो है आपको टेलीग्राम पर मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम है, वहाँ से जाइए और अभी तुरंत आप जो है वहाँ ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए कि यहाँ दिया गया है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कि कौन सा जो है एंजाइम जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगला सवाल देखिए कि सामान्य प्रकुंजन रक्त दाब कितना होता है। जो रक्त का दबाव होता है इसमें से आपको बताना है कि हमारे शरीर में जो सामान्य रक्त जो प्रचुर होता है उसका दबाव कितना होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 120 mm। अगला सवाल देखिए कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। जो भी पादप जन है यानी कि पेड़ पौधे हैं उनमें जो भोजन बनाने की जो प्रवृत्ति होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। तो उसमें से जो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के किरणों को अवशोषित करके जो है खाना तैयार किया जाता है पादपों के लिए, तो उसका जो अन्य भाग में किसके द्वारा भेजा जाता है खाना, तो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा जो है इसमें खाना भेजा जाता है। अगला सवाल देखिए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आपका सही आंसर इसमें बताना है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। आंसर जो है इसमें लगाना है। अगला सवाल देखिए कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। वृक्क यानी कि किडनी जो होता है, जो कृत्रिम किडनी लगाया जाता है उसमें जो आपको बताना है कि अवशिष्ट पदार्थों को यानी कि जो भी बेकार पदार्थ है उसको रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक कौन करता है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है, यानी कि उभयलिंग इसमें से कौन है। तो आपको बताना है इसमें से उभयलिंग है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है केचुआ, मछली, शेर और बकरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें केचुआ आपका उभयलिंगी माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो ब्रह्मांड है इसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो इसमें आपको बताना है कि क्या कुछ होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन जो है बना रहता है, जो कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और जो ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तो इस तरह से जो है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला सवाल देखिए कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दबाव कितना है। आपको इसमें बताना है कि जो हृदय का जो औसत प्रकुंचन यानी कि इसमें आपका क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 120/80। अगला सवाल देखिए कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30.5 किलो पर जूल पर मोल। अगला सवाल देखिए कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। आपको सही आंसर बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन जो है किस विधि से होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन से जो है हाइड्रा में प्रजनन की विधि होता है। अगला सवाल देखिए कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पादप में जाइलम किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल का वहन से।
जल का वाहन से जो है पादप में जाइलम जो है बनता है। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य में वृक्क एक का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है ये क्या है, तो वृक्क को किडनी से जो है इसमें किडनी होता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्सर्जन से। अगला सवाल देखिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। अगला सवाल देखिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है किसमें पाया जाता है, तो आपको सही बताना है इसमें मैग्नीशियम। ये जैसे कि आपका ऑप्शन दिया गया क्लोरोफिल, लाल रक्त कणिका, वर्निकल में और श्वेत रंग कणिका में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कवक जो है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संभोजी विधि। अगला सवाल देखिए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कैसा होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और लगातार सभी परीक्षा में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का जो वर्णक है ये रंग कैसा होता है। तो आपको बताना है, तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा हरा रंग। ये जितने भी सारे आपको प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम को लेकर के महत्वपूर्ण है और खास करके डीएलएड को लेकर के इसमें लगातार जो क्वेश्चन पूछा जाता है और 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आता है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि टेनिस मुख्यतः कहाँ टेटिन जो है मुख्यतः कहाँ जमा होता है। तो टेटिन जो होता है वो मुख्यतः कहाँ जमा होता है, तो इसमें आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वृक्ष के छाल में। अगला सवाल देखिए कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यानी कैसी क्रिया होती है। तो आपको बताना है कि ये क्रिया कहाँ होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल देखिए कि खुला परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जो वृक्क यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई है उसको बताना है इसमें क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वृक्क की नलिका। अगला सवाल देखिए कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में जो फ्लोएम किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि भोजन संवहन में। अगला सवाल देखिए कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का कैसे बनता है, क्या सहायक होता है, किसमें होता है, तो आपको सही बताना, क्वेश्चन बताना। और ये भी जितने भी सारे क्वेश्चन है ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें लाल रक्त कणिका है। लाल रक्त कोशिका जो है ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला सवाल देखिए कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो आपका बताना है इसमें कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीबा में। अमीबा में जो है कूटपाद पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि मानव में डायलिसिस थैली है, एक प्रकार से क्या है, कैसा होता है। तो आपको बताना है इसमें मानव शरीर में जो डायलिसिस लगाया जाता है थैली, ये किसका बना होता है या कैसा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये नेफ्रॉन का होता है। अगला सवाल देखिए कि भोजन का जो पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, ये जो हमारे शरीर में जो भोजन को पचता है ये कैसी अभिक्रिया है आपको बताना है इसमें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपचयन का। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। इसमें सारा यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनेमल। अगला सवाल देखिए कि ग्लूकोज कितने कार्बन से
बना अणु है, यानी कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होता है, तो आपको सही सवाल इसमें बताना है। तो ग्लूकोज का सूत्र आप जानते हैं कि C6 और H12O6 होता है। तो पूछ रहा है आपको कितने कार्बन होता है, तो आपको बताना है कि कार्बन 6 होता है। यहाँ C6 दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है। डायलिसिस मशीन जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम वृक्क का, यानी कि किडनी के जो रक्त दूषित हो जाता है तो उसको छलने के लिए किडनी का काम करता है, रक्त को शुद्ध करने के लिए। और जब किडनी खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस द्वारा जो है इसमें खून को डाला जाता है। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। अगला सवाल देखिए कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। पौधा जो होता है उसमें श्वसन किस भाग में होता है, तो आपको बताना है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक भाग में, यानी कि पौधा जो है प्रत्येक भाग से जो है सांस लेता है। अगला सवाल देखिए कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। आपको सही आंसर इसमें बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो किस जल में रहता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा साफ जल में। खास तौर पर जब वर्षा का जल जहाँ जमा होता है, जो वर्षा द्वारा आता है, तो यदि आपके आसपास में यही कोई सामान रख दिए हैं, जैसे कि कोई पुराने टायर है या कोई टीन है या कोई टोकरी है, या उसमें यदि पानी जमा हो गया, वर्षा का जल जमा हो गया, तो बजाते वर्षा के जल को शुद्ध, सबसे शुद्ध जल माना जाता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर जो है पैदा होने की संभावना रहता है। अगला सवाल देखिए कि प्रोटोजोआ जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो इसमें बताना है कि प्रोटोजोआ जो है अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य में श्वसन मुख्य श्वसन अंग कौन है। मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है, इसमें बताना है आपको कि इसमें मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा जो है मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग है, और नाक द्वारा हम लोग हवा लेते हैं और वो जो जाकर के फेफड़ा में ही जमा होता है, और फेफड़ा के द्वारा ही बाहर जो है पुनः सांस को छोड़ा जाता है, तो इसलिए इसमें मुख्य जो श्वसन अंग माना जाता है, फेफड़ा को माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है, तो आपको इसमें बताना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। अगला सवाल देखिए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है या कैसे होता है, तो यूरिया का निर्माण जो है हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि यूरिया का जो निर्माण होता है, यानी यूरिया हमारे शरीर में बनता है, वो कहाँ बनता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। अगला सवाल है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें मिसमैच हो गया है, तो आपका ये हो जाएगा प्लीहा में। तो प्लीहा को स्प्रीन प्लीहा या तिल्ली नाम से भी जाना जाता है, जिसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का इंग्लिश में आरबीसी भी कहते हैं, और श्वेत रक्त कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा में। तो आप बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो अभी तुरंत हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और आपको हर एक प्रकार का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है, तो जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।